जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आप देखते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत संविदा के प्रकार यानी कि संविदा को हमने देख लिया है फर्स्ट लेक्चर में, जिसमें यानी कि संविदा और संविदा के आवश्यक तत्वों के बारे, एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा कि संविदा के लिए क्या क्या चीजें होनी आवश्यक है, कब कोई एक एग्रीमेंट, कब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, ये भी हमने देखा उसमें। आज हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मेनली कॉन्ट्रैक्ट के दो टाइप्स होते हैं, जैसे हम बताते हैं कि एक वाइड होता है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये मेनली दो होते हैं। और भी इसमें कई टाइप्स दिए गए हैं, कई सारे टाइप्स हैं, तो वो हम देखेंगे ध्यान से। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या दिया गया कि विधि मान्य संविदा, प्रत्येक करार संविदा तब होता है जब, विधि मान्य संविदा का मतलब क्या होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट लीगल कब होगा, वो यानी कि ऐसी संविदा अधिनियम की धारा 2H में बताया गया। 2H में यानी कि जानते हैं कि आप डिफिनेशन दी गई है कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके अनुसार और करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय तब होता है जब धारा 10 में उल्लेखित शर्तों को पूरा करता है। कोई भी एग्रीमेंट यानी कि एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये तो आप डिफिनेशन जानते हैं। लेकिन 2H में जैसे कि डिफिनेशन बताई गई है और धारा 10 यानी कि सेक्शन 10 में क्या बताया गया है, सेक्शन 10 में बताया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कब लीगल होगा, तो उसके लिए क्या क्या शर्तें हैं वो भी हम देखेंगे। क्या क्या होना चाहिए कि वह सक्षम पक्षकार के मध्य होनी चाहिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो वो लीगल माना जाएगा। पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति होगी तब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसका उद्देश्य एवं प्रतिफल विधि पूर्ण हो, एंड द ऑब्जेक्ट और द कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए, तब वो क्या होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा। वह शून्य घोषित न किया गया है, अभी शून्य के लिए भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की कि कब कोई कॉन्ट्रैक्ट शून्य होगा, तो भी हमने पिछले लेक्चर में बात किया था। तो वह शून्य घोषित न किया गया तब वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और कुछ अपवादों को छोड़कर लिखित तथा रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए, यानी कि कुछ अपवादों में जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर मौखिक रूप से होता है तो उसमें लिखित की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी ये एसेंशियल नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट यानी कि लिखित रूप से ही हो, और उसका रजिस्ट्रेशन होना ही चाहिए, तो ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट में आता है। उस परिभाषा स्पष्ट करती है, उक्त परिभाषा स्पष्ट करती है कि करार संविदा से अधिक विस्तृत है। संविदा के लिए यह आवश्यक है कि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, यानी कि कोई भी करार, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में बात की कि कोई भी करार जरूरी नहीं है कि संविदा हुई हो, ठीक है। अभी हमने इसका एग्जाम्पल भी पिछले लेक्चर में बताया। और ये जरूरी, लेकिन ये जरूरी कि अगर संविदा है तो वो करार जरूरी होगा होना, क्योंकि बिना यानी कि करार के संविदा होना आवश्यक है। तो कोई भी अगर संविदा हो गई तो जरूरी, वो तो पता ही है कि उसके लिए एग्रीमेंट हुआ ही होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। केस है, एक केस बताया गया है कि सुखविंदर कौर बनाम अमरजीत सिंह, AIR 2012, पंजाब एंड हरियाणा का केस के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि अपंजीकृत विक्रय से करार से संविदा और संपत्ति में हित अथवा स्वत्व का सृजन नहीं होता। विक्रय विलेख द्वारा निष्पादित संविदा से ही ऐसा हित एवं स्वत्व सृजित हो सकता है, ठीक है। सुखविंदर सिंह कौर बनाम अमरजीत सिंह में क्या बताया गया कि अपंजीकृत विक्रय यानी कि जो भी सेल किया गया है, जो भी क्या किए गए, सेल किए गए, सेल का जो भी एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है कि नॉन रजिस्टर्ड, अगर कोई भी सेल का एग्रीमेंट है संपत्ति के हित में अथवा स्वत्व का सृजन नहीं करता है। नॉन पंजीकृत अगर कोई सेल किया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, तो क्या है कि वह स्वत्व का सृजन नहीं करता, यानी कि उसका प्राइवेट से स्वत्व यानी कि मालिकाना हक उसको नहीं देता है, सृजन नहीं करता है, ठीक है। अगर अपंजीकृत अगर सेल किया गया है, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है, एग्रीमेंट अगर अपंजीकृत यानी कि उसका क्या है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कि वो क्या करता है कि स्वामित्व का निर्धारण नहीं करता है, ठीक है। तो विक्रय विलेख द्वारा निष्पादित संविदा में ही ऐसा हित एवं स्वत्व सृजित हो सकता है। विक्रय विलेख द्वारा ही ऐसा क्या हो सकता है, सृजित किया जा सकता है उसका स्वत्व का, ठीक है। आगे देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स में शून्य करनी संविदा आता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो पहले से शून्य नहीं है उसको शून्य किया जा सकता है,
ठीक है बाद में, तो वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो पहले से शून्य नहीं होता है वो जरूरत के हिसाब से शून्य किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। धारा अधिनियम यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की धारा 2I में 2I के अनुसार वह संविदा जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, तब वह शून्यकरणीय संविदा कहलाती है। एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर द पार्टीज बट not at the option of the other is वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एक पक्षकार के द्वारा उसके पक्षकारों में से एक पक्षकार से अधिक विकल्प पर क्या हो कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकार उसमें क्या हो कि विकल्प पर सहमति न जताते हो, ठीक है, वह शून्यकरणीय संविदा माना जाएगा। ठीक है, शून्यकरणीय संविदा एक ऐसा दोषयुक्त संविदा है जिसका लाभ एक पक्षकार चाहे तो उठा सकता है लेकिन दूसरा नहीं। ठीक है, समानता प्रपीड़न, असम्यक असर यानी कि अनुचित प्रभाव, इंडो इन्फ्लुएंस, कपट, फ्रॉड, दुरुपदेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन तथा भूल मिस्टेक के अधीन की गई संविधाएं शून्यकरणीय होती है। यानी कि इनको शून्य बनाया जाएगा। ठीक है, शून्य बनाया जा सकता है। अब ये पहले से शून्य नहीं होती है, इनको यानी कि इनके आधार पर, किनके आधार पर, यानी कि अंडू इन्फ्लुएंस होगा, फ्रॉड अगर हो गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है, मिस्टेक हुई है, तो प्रपीड़न को इरेक्शन हुआ है, तो उसके द्वारा यानी कि इसको शून्य बनाया जाएगा उसके बेस पे। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि अ कपट द्वारा ब को अपने साथ संविदा करने के लिए प्रेरित करता है। अ ऐसी संविदा के अनुपालन के लिए आबद्ध है जबकि ब अपने विकल्प पर उसका प्रवर्तन करा सकता है या नहीं करा सकता है। ठीक है, अब ये ब पे डिपेंड करता है, यानी कि एक पक्षकार अगर संविदा के लिए प्रेरित करता है तो वो क्या करता है, ब पे डिपेंड करता है कि विकल्प पर उसका प्रवर्तन कराना है कि नहीं कराना है। ठीक है, अनुपालन के। चलिए आगे देखते हैं शून्य संविदा क्या होती है। अभी हम डिफरेंस भी इसमें देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। शून्य संविदा को पहले तो आप इसको सही कर लीजिए। 2 का जे में दिया गया है शून्य संविदा। शून्य को वाइड कॉन्ट्रैक्ट, जो संविदा विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती है तब वह शून्य हो जाती है जब वह प्रवर्तनीय नहीं रह जाती। ठीक है, ए कॉन्ट्रैक्ट विच ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable। यानी कि जो भी संविदा क्या है कि शून्य है, जो भी यानी कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, enforceable by law नहीं है, वो क्या है कि वो शून्य हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार प्रवर्तन की दृष्टि से शून्य संविदा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी देखते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा कि ऐसी संविधाएं जो शुरू से ही प्रवर्तनीय नहीं होती है, जिन्हें अभी हमने ऊपर ही बताया कि जैसे जो शुरू से ही प्रवर्तनीय नहीं होती है, वाइड एब इनिशियो संविदा कहते हैं, जिन्हें आरंभता शून्य यानी कि वाइड एब इनिशियो बोलते हैं, जो शुरू से ही प्रवर्तनीय नहीं होती है, शुरू से ही शून्य होती है। ऐसी संविधाएं जो संविदा किए जाने के समय तो प्रवर्तनीय होती है परंतु बाद में प्रवर्तनीय नहीं रह जाती, तब उन्हें प्रवर्तनीय न रह जाने पर शून्य संविदा कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखते हैं कि आ ब के साथ चोरी की अफीम की खेती अफीम को खरीदने की संविदा करता है। यह आरंभता शून्य है, वाइड एब इनिशियो संविदा है, क्योंकि क्या है, अफीम की आप खरीदारी कर रहे हैं, आप जानते हैं कि ये पहले से ही क्या है, शून्य घोषित है, यानी कि ये क्या है, इलीगल है, इलीगल मैनर में आता है। ठीक है, आप बा का मकान खरीदने की संविदा करता है परंतु वह संविदा से पहले जल कर नष्ट हो जाता है, तो जो भी मकान नष्ट होता है संविदा शून्य हो जाती है, क्योंकि अब भाई मकान ही नहीं है, जलकर नष्ट हो चुका है, तो ये पहले से ही वाइड है। ठीक है, लेकिन अभी हमने शून्यकरणी में देखा कि शून्यकरणी कब होगा, वो तो अस्तित्व में होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर कोई कपट हो गया, फ्रॉडलैंड हो गया, मिसचीफ हो गया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया, तो तब वह वाइडेबल होगा, यानी कि तब वह विधि के द्वारा शून्य कराया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, ये पहले से ही शून्य होता है, पहले से ही लीगल मैनर में आता है, तो इसलिए ये शून्य संविदा होती है। ठीक है, हमने एग्जांपल भी देख लिया, समझ लिया कि शून्य और शून्य संविदा क्या होती है। अभी इसमें हमें डिफरेंस भी देखने आता है। शून्य संविदा से तात्पर्य उन संविदा से जिनका प्रवर्तन विधि के द्वारा नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसको कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये पहले से ही क्या है कि शून्य है, पहले से ही लीगल है। अवंती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम मनोहर अय्यर 2012 छत्तीसगढ़ के मामले में प्रतिफल रहित करार को शून्य माना है, यानी कि एग्रीमेंट
विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड अंडर सेक्शन 25। अंडर 25 में बताया गया कि किसमें अवंती कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी बनाम मनोहर अय्यर 2012 के केस में बताया गया है कि कोई भी अगर प्रतिफल रहित अगर कोई भी करार एग्रीमेंट होता है तो वो क्या है, पहले से ही शून्य है। ठीक है, अब देखते हैं शून्यकरणीय संविदा वह करार, थोड़ा सा और इजी वे में देख लेते हैं। वह करार जो उनके पक्षकारों में से एक से अधिक विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय किंतु अन्य पक्षकार या पक्षकारों के विकल्प पर नहीं, शून्य संविदा कहलाती है। यही चीज अभी देखा हमने कि अब शून्यकरणीय तब विधिमान्य रहती है जब तक कि उसके पक्षकार रद्द नहीं कर दी जाती है, उसके विकल्प पर शून्यकरणीय है। अगर कोई भी एक पक्षकार अगर असहमत है तो वो यानी कि वो संविदा को शून्यकरणीय बनाएगा। ठीक है, जैसे अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए बी कपट के कारण बी को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि अ को कपट का ज्ञान हो और वह संविदा को रद्द करे, बी उस घोड़े को सी को बेच देता है। ठीक है, ए जो है बी के कपट के कारण बी को अपना घोड़ा बेचता है। बी के कपट के कारण ए जो है बी के कपट के कारण ए बी के कपट के कारण बी को अपना घोड़ा बेचता है। इससे पहले कि ए को कपट का ज्ञान हो, ए को कपट का ज्ञान रहता है फ्रॉड का, और वह संविदा को रद्द करे, बी उस घोड़े को सी को बेच देता है। जब तक उस संविदा को रद्द करे तो बी जो है उस घोड़े को सी को बेच देता है। ठीक है, अब सी ने मूल्य देकर सद्भाव पूर्वक उस घोड़े को खरीदा है। अब सी तो क्या किया कि इसको मूल्य दिया, कंसिडरेशन दिया है। ठीक है, तो सी को अच्छा स्वत्व प्राप्त होगा और वह ए को घोड़ा वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि सी ने ए को घोड़ा, अब ये कहे कि ये कपट पूर्वक हुआ था, बी ने लिया था, तो अब यानी कि सी से ये लेने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि सी ने अब बी से लिया है और क्या लिया है कि प्रतिफल दे करके यानी कि कंसिडरेशन दे करके और सद्भाव पूर्वक घोड़े को खरीदा है। तो ये सी अब यानी कि सी को अच्छा स्वत्व प्राप्त हो गया। ठीक है, मालिकाना हक प्राप्त हो गया, वह ए को घोड़ा वापस करने के लिए बाध्य नहीं होगा। ये नहीं कि अब ए को घोड़ा ये वापस करे, क्यों, क्योंकि इसने बी से खरीदा है और सद्भाव पूर्वक खरीदा है, मूल्य देकर के खरीदा है। ठीक है, तो निम्न दशाओं में संविदा शून्यकरणीय होगी कब, धारा 19 और धारा 19A के अंतर्गत, धारा 53 के अंतर्गत, धारा 55 के अंतर्गत, यह धाराएं देख लीजिएगा तो डिटेल में। यह स्मरण योग्य है कि शून्यकरणीय संविदा और शून्य संविदा में विभेद है जो कि निम्न है। क्या क्या विभेद है कि शून्य करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता है तथा किसी भी प्रकार के अधिकार एवं दायित्व का सृजन पक्षकारों के मध्य नहीं करता है। ठीक है, वही शून्यकरणीय संविदा दोनों पक्षकारों में से एक के विकल्प पर प्रवर्तनीय होता है जबकि दूसरे पक्षकार के विकल्प पर नहीं, यानी कि एक पक्ष सहमत रहता है, एक पक्ष असहमत है। अगर यानी कि दोनों पक्ष की सहमति नहीं है तो वो शून्यकरणीय संविदा होगा। ठीक है, शून्य करार संविदा की स्थिति तक पहुंच ही नहीं पाता है, अतः इस कारण प्रारंभ से ही शून्य होता है। शून्य करार क्या होता है कि संविदा की स्थिति तक पहुंच नहीं पाता है, और ये प्रारंभ से ही क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि संविदा तक ये पहुंच ही नहीं पाता, पहले से ही इसमें यानी कि इलीगल मैनर होता है। जैसे अफीम की, अगर कोई अफीम की खरीदारी करता है, अगर जैसे वेपन यानी कि जो कि यानी कि इलीगल वेपन की यानी कि तस्करी करता है, ये सारी चीजें इलीगल है, तो ये पहले से ही शून्य है विधि द्वारा। ठीक है, अब वही शून्यकरणीय संविदा तब विधिमान्य रहता है जब तक कि वह पक्षकार जिसके विकल्प पर संविदा शून्यकरणीय होता है वह संविदा को रद्द नहीं कर देती है। यानी कि एक पक्षकार अगर असहमत है, एक पक्षकार सहमत और दूसरा पक्षकार अगर असहमत हो गया, अगर वो रद्द कराना चाहता है तो शून्यकरणीय हो जाएगा। ठीक है, वाइडेबल माना जाएगा वो। शून्यकरणीय संविदा में यदि संविदा के रद्द होने से पूर्व संविदा के पक्षकारों से भिन्न किसी तृतीय पक्षकार का हित संविदा की विषय वस्तु में प्राप्त होता है, तो यदि वह हित सद्भाव पूर्वक मूल्य देकर प्राप्त किया गया तो उसको अच्छा हित प्राप्त होगा, जैसे कि अभी ABC वाला हमने एग्जाम्पल ऊपर बताया। जबकि शून्य करार में ऐसा नहीं होता। ठीक है, शून्य संविदा 2 का किसमें है, J में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और शून्यकरणीय किसमें है, 2 का I में है, ध्यान रखिएगा।
डेफिनेशन आप देख लीजिए। अब देखिए थोड़ा सा अंतर, अभी हमने अंतर जबकि देखा है और देख लेते हैं कि शून्य संविदा किसी पक्षकार द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है, ठीक है, पहले से ही ये वाइड रहता है। परंतु शून्य करणी संविदा संविदा के पक्षकारों में से एक पक्षकार विकल्प पर प्रवर्तनीय है, विकल्प पर उसके। अब देखते हैं इलीगल, इलीगल या विधि विरुद्ध संविदा किसे कहते हैं। फोर्थ नंबर पे, यदि किसी संविदा के उद्देश्य या प्रतिफल विधि विरुद्ध होते हैं, यानी कि उसका इंटेंशन और उसका कंसिडरेशन क्या है, विधि विरुद्ध होता है, तो संविदा भी अवैध या विधि विरुद्ध कहलाती है। अतः उसे प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है। कोई भी ये क्या होगा, लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होगा, और जो जितनी भी इलीगल कॉन्ट्रैक्ट होगा वो शून्य ही होता, वाइड होता है। प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होती है। प्रत्येक वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, अवैध नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक अवैध संविदा शून्य होती है, परंतु प्रत्येक शून्य संविदा अवैध नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अभिव्यक्त संविदा। अभिव्यक्त संविदा, अभिव्यक्त संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से है जिसमें प्रस्तावना अथवा प्रतिफल लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा व्यक्त किया गया हो। इस प्रकार अभिव्यक्त संविदा की शर्तें लिखित अथवा मौखिक रूप से व्यक्त कर दी जाती हैं, ठीक है। अभिव्यक्त यानी कि क्या है कि अभिव्यक्ति करना, जैसे प्रेजेंट करना, प्रेजेंट संविदा, यानी कि ये कैसी होती है कि जैसे मौखिक या तो लिखित दोनों तरीके से हो सकती है, ठीक है। शर्तें इसमें। विवक्षित संविदा, विवक्षित संविदा क्या होती है, जब किसी संविदा में प्रस्तावना, प्रपोजल तथा प्रतिग्रहण, कंसिडरेशन शब्दों से अथवा अन्यथा किया जाता है तो उसे विवक्षित संविदा कहा जाता है, ठीक है। संविदा, ऐसी संविदा में पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि पक्षकारों का आशय किसी विधि द्वारा प्रवर्तनीय संविदा का निर्णय करना है अथवा नहीं। उदाहरण स्वरूप, यात्री बस में चढ़ने वाला व्यक्ति विवक्षित रूप से भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है, यानी कि कोई भी इसमें क्या है कि आचरण के द्वारा, ये एक आचरण है, हम बस में बैठे हैं तो हमको किराया देना होगा, ठीक है, विवक्षित संविदा है, ठीक है। इसमें प्रपोजल और प्रतिज्ञा से हटकर, कंसिडरेशन से हटकर होता है। कोई भी इसमें प्रपोजल नहीं लिया होता, कोई भी कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन ये क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, आचरण और करार की परिस्थिति इत्यादि के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। किसके आधार पर, आचरण और एग्रीमेंट। एग्रीमेंट भाई उसमें तो कोई यानी कि प्रतिफल वो नहीं हुआ, कोई प्रपोजल तो नहीं दिया गया बस में बैठने के लिए, लेकिन यात्री बस में चढ़ने वाला वो क्या है कि भाड़ा देने की प्रतिज्ञा करता है, ठीक है, यानी कि वो आबद्ध है अगर वो बस में बैठा है तो। अभिव्यक्त संविदा अथवा विवक्षित संविदा को प्रमाणित करने के ढंग में भेद है। अभिव्यक्त संविदा लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा प्रमाणित की जाती है, वहीं विवक्षित संविदा पक्षकारों के आचरण तथा करार की परिस्थितियों इत्यादि द्वारा प्रमाणित की जाती है, ठीक है। अब देखते हैं प्रलक्षित संविदा। प्रलक्षित संविदा से तात्पर्य ऐसी संविदा से जो विधि द्वारा पक्षकारों के मध्य सृजित की जाती है अथवा विधि द्वारा पक्षकारों पर थोप दी जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति पड़ा हुआ माल पाता है और उन्हें अपनी अभिरक्षा में ले लेता है तथा तब उसका कर्तव्य उपनिहिति के समान हो जाता है और उसका कर्तव्य हो जाता है कि उसके वास्तविक स्वामी का पता लगाकर उसे उक्त वस्तुएं वापस कर दे। ये क्या है, परिलक्षित संविदा है कि परिलक्षित संविदा कहलाती है कि जैसे कोई भी अगर व्यक्ति अगर पड़ा हुआ है, जैसे कोई भी सामान पा जाता है और वो अपने क्या करता है, अपने अंडर में उसको ले लेता है, उसका कर्तव्य, अब उसका कर्तव्य बनता है कि वह क्या करे कि उस स्वामी के मालिक को खोज करके और उस वस्तु को वापस कर दे। तो ये प्रलक्षित कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये माना जाता है, ठीक है। अब आगे समाश्रित संविदा। समाश्रित संविदा की परिभाषा संविदा अधिनियम की धारा 31 यानी कि सेक्शन 31 में बताया गया है। सेक्शन 31 में बताया गया है कि इसको समाश्रित संविदा को कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कंटीजेंट इसको क्या होते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार समाश्रित संविदा वह संविदा है जो ऐसी संविदा के समपार्श्विक किसी घटना के होने या न होने पर किसी बात को करने या न करने के लिए हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल, यदि ए से बी संविदा करता है, यदि
यदि ए का घर जल जाए तो वह ए को 10,000 रुपए देगा। यह समाश्रित संविदा है, यानी कि समपार्श्विक किसी घटना के होने या ना होने पर किसी बात को करने या ना करने के लिए अगर कोई घटना जैसे घट जाती है तो उसके लिए अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये समाश्रित संविदा कहलाती है। जैसे कि यदि जैसे ए और बी से संविदा करता है कि अगर तुम्हारा घर जल जाएगा, ए जैसे यदि ए का घर जल जाए तो वह ए को 10,000 रुपए देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि ये समाश्रित संविदा है। ठीक है, किसी घटना का यानी कि होना पाया जाता है, इसमें किसी घटना के घट जाने पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो वो समाश्रित संविदा है। ठीक है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो। अब सांविधिक संविदा हमने देखा, सांविधिक संविदा केवल इस आधार पर कोई संविदा सांविधिक संविदा नहीं हो जाती कि उसे संविधि द्वारा प्रदान की गई शक्ति के प्रयोग में किया गया है। किसी संविदा की सांविधिक संविदा तभी कहा जाएगा जब वह विहित शर्तों के साथ संविदा करना आवश्यक हो। यदि संविदा में संविधि द्वारा प्रदत्त कतिपय निर्बंधन एवं शर्तें सम्मिलित है तो संविदा उक्त निर्बंधनों एवं शर्तों के विस्तार तक सांविधिक संविदा होगी। संविदा का मानक रूप दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा विधि को आधुनिक काल में ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि उसकी दिशाएं बढ़ती जा रही है। ठीक है, वह समस्या मानक रूपी संविदाओं के प्रचलन के कारण उत्पन्न हुई है। जैसे बीमा निगम को प्रतिदिन हजारों बीमा की संविदा करनी होती है और रेल अधिकारियों को हजारों माल को ले जाने की संविदा करनी पड़ती है, ऐसे बड़े व्यापारी संगठनों के लिए यह आवश्यक या संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ विभिन्न प्रकार की संविदा करे। इसलिए उन्होंने मानकीकृत संविदा छपवा रखी है। कब, यानी कि कोई स्टैंडर्ड दे दिया गया। अब ये नहीं कि कोई भी चला आ रहा है, कोई भी कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो इतने बहुत सारे केसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया गया है कि एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के लिए छपवा दिया गया कि ये अगर चीजें हो रही हैं तब ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जिनमें बहुत बारीक शब्दों में अनेक प्रकार की शर्तें रहती है, इन शर्तें संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्व को या तो अपवर्जित करती है या सीमित करती है। ठीक है, इतने बड़े संगठन के साथ कोई व्यक्ति सौदेबाजी भी नहीं कर सकता, इसलिए केवल उसका यही कार्य रह जाता है कि उसे स्वीकार कर ले, चाहे उसे अच्छी लगे या ना लगे। वह उन शर्तों को बदल नहीं सकता है, बल्कि बहस भी नहीं कर सकता है। ये स्थापित है उन्हीं के द्वारा स्वीकार किए जाना, वैसे छोड़ देने के लिए टेक इट और लीव इट। यानी कि अगर कोई भी यानी कि कंपनी है या कोई भी यानी कि व्यवसाय है, अगर उसके अंतर्गत यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई चीजें छपी गई है स्टैंडर्ड रूप से, यानी कि मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट अगर छपवा दिया गया है कि ये चीज इसमें है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसमें कोई भी यानी कि उसको परिवर्तित नहीं कर सकता, उस पर कोई बहस नहीं कर सकता, क्योंकि वो भाई निजी मामला है कंपनी का। ठीक है, उसने अपना स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। तो ये होता है मानकीकृत कॉन्ट्रैक्ट। अब एक केस है थार्टन बनाम लू लेन पार्किंग लिमिटेड 1971 के मामले में यह कहा गया कि हजारों व्यक्तियों में से एक भी व्यक्ति ग्राहक ऐसी शर्तों को पढ़ता नहीं है, यदि वह पढ़ने बैठ जाए तो उसकी गाड़ी या किस्ती छूट जाएगी। ठीक है, इससे बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यक्ति की जिम्मेदारियों का लाभ उठाने का अवसर मिलता है, क्योंकि वे उस पर ऐसी शर्तें लाद सकती हैं जो प्रायः निजी विधान लगते हैं, जिनके द्वारा संविदा के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले दायित्वों से पूर्ण छूट प्राप्त कर ली जाती है। मानक संविदाओं का तात्पर्य, अब क्या होता है कि थार्टन के केस में क्या बताया गया कि कोई बहुत सारे ऐसे ग्राहक है जो कि यानी कि इन शर्तों को कौन पढ़ता है, उनके लिए टाइम नहीं कि बैठ करके वो सारी चीजों को पढ़े। अगर वो पढ़ने बैठ जाए तो उनकी गाड़ी ही छूट जाए, यानी कि बोला गया कि उनका टाइम ही चला जाए। ठीक है, तो इसलिए वो कोई लाभ उठाने का, इनको बड़ी बड़ी कंपनियों को व्यक्तियों की ये कमजोरी बन जाती है और उसका लाभ उठा लेते हैं। ठीक है, और कंपनियां शर्त लाद देती हैं। ठीक है, आगे देखिए, मानक संविदाओं का तात्पर्य कि व्यक्ति के सामने कोई रास्ता नहीं है, वह केवल स्वीकार कर सकता है, वह बहस नहीं कर सकता है, वह केवल मान सकता है। मानक संविदाओं को अनिवार्य संविदा भी कहा गया है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि एक पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार पर कुछ शर्तें थोपी जाती है। मानक संविदाओं को व्यक्तिगत विधान के नाम से ही जाना जाता है, जिसका तात्पर्य होता है
कि यह एक प्रकार की नियमों की संहिता है जिसके आधार पर कोई व्यक्ति सेवाओं को प्राप्त कर सकता है। यानी कि कोई अगर जैसे कंपनी है या कोई भी संस्था है जो यानी कि ये सर्विस दे रही कि हम इतने घंटे में इतनी सेवा देंगे, अगर कह रहे कि 1 घंटे में हम अगर 500 रुपए में 1 घंटे ही कोई चीज की सर्विस दे रहे हैं तो 1 ही घंटे मिलेगी। अब इसके लिए आप बहस नहीं कर सकते हैं कि आप जाकर के बहस करें, या तो ये क्या है कि एक कंपनी के द्वारा एक मानकीकृत संविदा बोला जाता है कि ये संविदा है, ठीक है, एक मानक सेट कर दिया गया कि 500 रुपए में आपको 1 घंटे ही सर्विस मिलेगी। जैसे मसाज वगैरह हो गया, अगर जैसे कोई कंपनी अगर 1 घंटे के लिए जैसे खेत जोतना हो गया, खेत मशीन आपकी कोई है, कोई चीज अगर 1 घंटे के लिए आप दे रहे हैं तो वो यानी कि एक मानक सेट कर दिया गया है, तो उसके लिए आप बहस नहीं कर सकते, नहीं आप मुझको थोड़ा सा और दीजिए, ये सारी चीजें करिए, थोड़ी देर के और दीजिए, तो ये चीजें आप बहस नहीं करिए, ये मानकीकृत संविदा है। तो ये आज के दिन हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स के बारे में। तो चलिए, थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस, थैंक यू सो मच।